Hello dear students, today we are going to start a new chapter that is relation and function. तो बहुत ही important chapter है as far as mathematics point of view कि आपका जो पूरा हायर मैथमेटिक्स जो है वो इसी पर डिपेंड करता है। तो जब तक आपको रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा नॉलेज नहीं होगा तो आप जो हायर मैथमेटिक्स जो है उसमें बहुत डिफिकल्टी आपको आएंगे। तो थोड़ा अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे आप इस बात को, व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेट पढ़ के आए हैं। तो अगर आपके पास एक सेट ए है और इसमें कुछ एलिमेंट्स रखेंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 3, और दूसरा सेट बी है आपके पास, इसमें कुछ एलिमेंट्स रखेंगे 5 6। ठीक है, ए और बी दो सेट है। तो एक प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं आप, प्रोडक्ट जिस तरह आप यूजुअल प्रोडक्ट करते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बल्कि हम इसको प्रोडक्ट ही नाम दे देते हैं। तो एक प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं इन दो सेट के ऊपर, ए और बी के ऊपर, इन सच ए वे, कुछ इस तरीके से कि जो एक सेट निकल के आता है इनको प्रोडक्ट करने के बाद वो रूल क्या होगा वो हम इस डेफिनेशन में लिखेंगे अभी। लेकिन हम एक प्रोडक्ट करते हैं और बी का, तो जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं हम उसको एक पेयर की शक्ल में लिखते हैं, जोड़ी की शक्ल में। अब उस पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा ए का होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो हमेशा बी का होगा। अब कैसे? तो एक प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, यहां पर नाम हम बाद में रखेंगे इसका। तो उस प्रोडक्ट को हम इस तरह लिखते हैं ए क्रॉस बी, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट किस तरह का होगा, ये एक सेट ही आएगा, लेकिन इस सेट के एलिमेंट जो है वो पेयर पेयर में आएंगे, जोड़ी जोड़ी में आएंगे। अब उस जोड़ी में कौन से एलिमेंट होंगे? पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी का होगा। तो इसी तरह आपको सारे एलिमेंट को इनलिस्ट करना है। तो आप ऐसे और कौन से पेयर बन सकते हैं? 1 और 6 एक पेयर बन सकता है, 2 और 5 एक पेयर बनेगा, 2 6 एक पेयर बनेगा, 3 5 पेयर बनेगा और लास्टली 3 6 जो है एक पेयर बनेगा। तो और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप देखते हैं कि इस सेट में हर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पेयर में है और उसका जो पहला एलिमेंट जो है हमेशा ए में से आता है और दूसरा एलिमेंट जो है हमेशा बी में से आता है। इस टाइप का प्रोडक्ट अगर आप डिफाइन करेंगे तो इसका एक पर्टिकुलर नाम है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो एक्चुअल में ये एक मैथमेटिशियन के नाम से डिराइव हुआ है, इसका नाम डेस्कार्टस, उन्होंने ये सिखाया था हमें, तो उसी के नाम पर इसका नाम जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट रखा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? डेफिनेशन, इफ ए एंड बी आर any two sets, then the set of all ordered pairs तो हम पर्टिकुलर में तो ए बी लिखेंगे इस तरह। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर ए जो है वो ए के एलिमेंट्स होंगे एंड स्मॉल बी जो है वो बी के एलिमेंट्स होंगे। तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पर एक आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, खाली पेयर नहीं लिखा है बल्कि ऑर्डर्ड पेयर लिखा है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मैंने 1 5 जो है एक पेयर बनाया है, तो आप कहेंगे अगर 5 1 लिखेंगे तो भी सेम होगा? नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है कि अगर पहला एलिमेंट 1 है और दूसरा एलिमेंट 5 है तो आप इसको 5 और 1 का पेयर नहीं बोल सकते हैं। ये कुछ डिफरेंट सा चीज है और ये कुछ डिफरेंट सा चीज है, ये दोनों अलग है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड लफ्ज जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है कि पहला एलिमेंट कौन आएगा और दूसरा एलिमेंट कौन आएगा। इस प्रोडक्ट का नाम जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो
कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इसी सेट पर ही बी क्रॉस ए भी डिफाइन कर सकते हैं, बी क्रॉस ए, बी और ए का क्रॉस, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब क्या होगा, पहला एलिमेंट हमेशा बी में से उठाना होगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा ए में से उठाना होगा हर एक ऑर्डर पेयर का। तो बी का पहला एलिमेंट 5 है, 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 एंड 6 3। तो ये बन गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी और ए का, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का। तो आप एक बात तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कि आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को सेम नहीं मान सकते हैं। बी क्रॉस ए बिल्कुल अलग आता है, ए क्रॉस बी जो है वो बिल्कुल अलग आता है। तो इस तरह आप जो है किसी भी दो सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। 3 सेट का भी निकालते हैं, वो थोड़ी देर में आगे जाके अगर किसी जगह इस्तेमाल होता है या कुछ क्वेश्चन है उस पर भी, तो हम 3 सेट का भी प्रोडक्ट इस तरह कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको 2 से काम चल जाएगा, ठीक है, 2 सेट का प्रोडक्ट इस तरह का। तो ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब आप ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए बनाते हैं तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो सिंपल सी लॉजिकल बात है कि ये बराबर होगा नंबर ऑफ ए ज़रब नंबर ऑफ बी, कि ए में कितने एलिमेंट्स मौजूद है, बी में कितने एलिमेंट्स मौजूद है। आप उन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स निकल आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो अभी सेट था 1 2 3 और बी सेट जो था वो 5 और 6 था, तो आपसे बनाने के लिए कहा कि ए क्रॉस बी, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हमने तो इस तरह किया था 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, ये इसके ऑर्डर पेयर्स आए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, आप पूरे पेयर को एक ही एलिमेंट मानेंगे, एक एलिमेंट 2 3 4 5 और 6। वो तो इस तरह भी आ सकता था ना कि ए के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद थे, 3 मल्टीप्लाई बाई बी के अंदर कितने मौजूद थे, 2, 3 2 6, ये याद रखेंगे। अब सबसेट पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो कितने सबसेट बनते हैं वो भी हमें पता है, 2n बनते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। तो इन जनरल अगर आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम इसके कुछ एलिमेंट्स जो अभी हमने लिखे थे वही लिखेंगे, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। तो हमने सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ के आया। सबसेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट जो है अगर दूसरे सेट में मौजूद होगा तो हम उसको सबसेट कहते हैं। और कितने सबसेट बनते हैं, 2n सबसेट्स बनते हैं, 2n। अब इसमें कितने एलिमेंट मौजूद है, ए क्रॉस बी एक सेट की शक्ल में इसमें है 6 एलिमेंट। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 6 सबसेट बनेंगे, 2 6 दैट इज 64 सबसेट्स बनेंगे इसके। अब एक इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, जितने भी सबसेट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपको बनेंगे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने बनाया इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, इन पर्टिकुलर इस एग्जांपल में आपको 64 सबसेट्स बनेंगे, उन सारे सबसेट्स को रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो अगर आपको डिफिनीशन लिखना होगा किसी भी डिफिनीशन लिखना होगा रिलेशन का, तो any subset of the Cartesian product is called a relation,
अब हमने दो सेट उठाया था, एक सेट उठाया था और दूसरा सेट बी उठाया था। तो अगर ए और बी में रिलेशन मालूम लिखना है आपको, तो सिंबल में तो ए इज रिलेटेड टू बी, ए आर बी इस तरह लिखते हैं, ज्यादा यूज इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। ए इज रिलेटेड टू बी एंड ए के एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इन सिंपल आप याद रखेंगे, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बनेगा उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी सबसेट बनेंगे, देन ऑल सबसेट्स आर कॉल्ड रिलेशन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिलेशन इस पर ये बन सकता है, आर से डिनोट करेंगे, तो एक रिलेशन R1 नाम रखेंगे, 1516 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एक सबसेट ये बन गया, तो दिस इज ए रिलेशन, ये एक रिलेशन है, ठीक है। R2 5 इज आल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट, हमने पहले पढ़ के आए, तो 5 खुद एक रिलेशन है। यहाँ पर ये सेट खुद अपना ही सबसेट होता है, तो द सेट इटसेल्फ इज ए रिलेशन, ये खुद एक रिलेशन है, ठीक है। तो इन जनरल एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए रिलेशन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट। उसके बाद फंक्शन, इसके कुछ टाइप्स लिख के जाएंगे। रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला होता है एम्प्टी रिलेशन। अब मैं यहां पर ज्यादा डीप में नहीं जाऊं, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो फाइनाइट, इनफाइनाइट वगैरह जो सेट में पढ़ के आए थे वो सभी इसमें भी आएंगे, तो ये दोनों समझने की ज़रूरत है, ये दोनों आपको काम में आएगा। व्हाट इज़ एन एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? तो ये एक ऐसा सबसेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, ठीक है। इसका एक सबसेट हमने 5 लिखा था, तो 5 में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता है, तो दैट इज़ ए रिलेशन, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, तो चलो मान लेते हैं ए एक सेट उठाएंगे और इसके एलिमेंट्स रखेंगे 2 और 3, बी एक सेट रखेंगे, इसके एलिमेंट्स रखेंगे 5 और 6, 5 और 6। नाउ आई एम गोइंग टू, इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 5 2 6 3 5 3 6। इसके 16 सबसेट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 16 सबसेट्स। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म उसी तरह प्रॉपर्टी के तौर पर हम इस सबसेट को लिखना चाहते हैं, तो ए और बी में एक रिलेशन पैदा करेंगे हम। एक रिलेशन क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट, किस टाइप का रिलेशन है? दैट हमने जो ऑर्डर्ड पेयर जो लिखा था वो इस टाइप का लिखा था, ए और बी लिखा था हमने, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। यानी आपको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, इसमें से वो एलिमेंट्स उठाने हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जिसमें पहला एलिमेंट को स्क्वायर करेंगे तो दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाए, ठीक है। तो आप बताइए, ए को स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल टू बी, ऐसा कोई एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है। तो ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट आने का चांस ही नहीं है कि ऐसा कोई आपको इसमें से ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाए, ए को स्क्वायर करने पर बी मिल जाए, ठीक है। तो इस एक्चुअली ए आर बी जो है, इसका जो एक सेट बनना था उसमें तो कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी कोई एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये, तो इसको 5 से डिनोट करते हैं, और हमने कहा था 5 जो है वो किसी भी सेट का सबसेट तो होता है, तो रिलेशन तो है, रिलेशन तो है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, दैट मीन्स इट इज एन एम्प्टी रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये रहा एम्प्टी रिलेशन, ठीक है।
अब उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो इससे पहले अगर आपको एक सेट ए दिया हुआ होगा तो आप इसी सेट को इसी के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम ए क्रॉस ए बोलते हैं, ए क्रॉस ए। तो अगर आपके पास ए कोई सेट है 2 3 एक सेट है तो आप ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा। अगर आप समझ नहीं रहे तो आप ए को 2 बार लिख लीजिए ना यहाँ पर, इस तरह। अब बाय डेफिनेशन पहला एलिमेंट ए से तो 2 आ गया, दूसरा एलिमेंट इसी ए से तो ये 2 आ गया, 2 2, उसके बाद 2 3 आ गया, उसके बाद 3 2 आ गया, उसके बाद 3 3 आ गया। ठीक है, अब हम अगर एक रिलेशन पैदा करना चाहते हैं, एक रिलेशन लिखना चाहते हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर तो होंगे ए बी इस तरह से, सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। तो इस रिलेशन के तहत जो ए और बी में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, उसके तहत क्या लेना चाहिए कि वो एलिमेंट लेना चाहिए जिसमें ए और बी आपस में बराबर हो। पहले एलिमेंट्स को ए नाम है, दूसरे एलिमेंट्स को बी नाम है। तो इसमें तो मुझे सिर्फ पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर ठीक लग रहा है क्योंकि ए और बी सेम हो गया, और ये वाला जो है सेम हो गया 3 3। ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, तो सबसेट तो है ना इसका, इसका सबसेट तो है। तो इस ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम हो। इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर कोई और एलिमेंट मौजूद होगा उसका एक स्पेशल नाम है, वो थोड़ा 12th क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, ये एलिमेंट्स तो हैं लेकिन साथ में अगर 2 3 भी इसमें मौजूद होगा तो फिर इसका और एक प्रॉपर्टी या अलग नाम हो जाता है, तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप ये याद रखेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक ऑर्डर्ड पेयर का दोनों मेंबर जो है वो सेम होता है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं होता है। तो ये रहा इसका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन रिलेशन तो हमने पढ़ा। ठीक है, किसी भी दो सेट में आपस में रिलेशन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। तो जब आप रिलेशन लिखते हैं तो वो तो ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स आते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ रिलेशन आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, R3 एंड R4। मैंने 4 रिलेशन लिखे, किसी भी सेट का सबसेट लिख रहा हूँ, तो जो यूनिवर्सल सेट है उसका सबसेट ही होगा ये। तो इसमें लिखेंगे 2 5 2 3 4 1 एंड सो ऑन। ठीक है, R2 में लिखेंगे 2 5 3 5 4 5। ठीक, R3 में लिखेंगे 1 5 1 6 7, और R4 में लिखेंगे 1 2 2 3 3 4। है तो रिलेशन है, एक बड़ा सा एक सेट बना, ये तो उसका सबसेट हो जाएगा, तो आप उसको रिलेशन कहेंगे। ठीक है, सीधी सी बात। तो है तो सारे रिलेशन तो है, किसी सेट का सबसेट तो है। ठीक है, आप इन रिलेशंस में R1 और R3, R1 और R3 आर ओनली रिलेशन, ओनली रिलेशन। R1 और R3 जो है उनको वो खाली रिलेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन R2 और R4 जो है, ये दोनों जो है ये रिलेशन तो है, रिलेशन तो चारों था ना,
तो ये R1 और R3 तो खाली रिलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन R2 और R4 रिलेशन तो है, इसके अलावा ये दोनों फंक्शंस भी हैं। इनको और एक नाम से भी आप पुकार सकते हैं। These are called functions. These are called functions. तो अब क्या डिफरेंस है इसमें, वही सोचना है। तो वही तो हमारा डिफिनीशन बन जाएगा, सिंपल सा डिफिनीशन तो ये भी बन जाएगा। तो R1 और R3 में और R2 और R4 में ऐसा क्या फर्क नजर आया कि R2 और R4 जो है रिलेशन होने के साथ साथ फंक्शन भी बन गया, लेकिन R1 और R3 जो है खाली रिलेशन रहा। इनको हम जो नया नाम हमने इंट्रोड्यूस किया फंक्शन, वो नहीं बोल सका। तो क्यों? अब क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं इन चारों में, वो डिफरेंस पता करेंगे। तो डिफरेंस, एक ही डिफरेंस नजर आ रहा है कि R1 में जो पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, R3 में भी पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है। लेकिन R2 और R4 में ये खासियत है कि इनका जो पहला एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है हर एक ऑर्डर पेयर में, 1, 2 और 3। जो दूसरा एलिमेंट है उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, वो कुछ भी आ जाए, चाहे रिपीट हो चाहे ना हो, उससे कोई। फर्स्ट एलिमेंट पर कंसंट्रेट करो कि R1 और R3 में पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन R2 और R4 में जो है पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो यही डिफरेंस है फंक्शन और रिलेशन में कि कोई रिलेशन लिखो आप, अगर उसमें पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है तो आज के बाद आप उसको कंसिडर करेंगे एज ए फंक्शन। तो यही हमारा डिफिनीशन होगा। व्हाट इज ए फंक्शन? ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। किसी भी फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है, लेकिन इस रिलेशन में किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, तो उनको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि दो वेरिएबल होंगे कि एक वेरिएबल का वैल्यू देने से दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है, तो और जो वेरिएबल का वैल्यू हम इधर से ले लेते हैं, तो अमूमन इसको हम x और y से लिखते हैं मेनली, जनरली। तो आप और भी स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन x और y जो है हम इसमें ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये x जो है ऑर्डर पेयर तो है ना ये, ठीक है। तो ये x जो है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट का मतलब इसका वैल्यू x पर डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट का वेरिएबल का वैल्यू हम दे देते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू निकल के आता है। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करके आए हैं 9th में। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लीनियर इक्वेशन, ये करके आया था ना आपने, ठीक है। दिस इज ए फंक्शन, वहां पर हमने नाम नहीं दिया था इसका, लीनियर इक्वेशन कह के आया था। तो आज इसका एक नया नाम रखेंगे, फंक्शन रखेंगे। x का वैल्यू आप कुछ इस तरह से देते थे, वहां पर कुछ इस तरह से ग्राफ बनाने के लिए आप x का वैल्यू चुनते थे और y का वैल्यू निकल के आता था। x का वैल्यू किसी ने कहा मैं 0 दूंगा, तो y का वैल्यू आपको 3 निकल के आया। x का वैल्यू आपने 2 दे दिया तो आपको y का वैल्यू 7 निकल के आएगा। x का वैल्यू आपने 5 दे दिया तो y का वैल्यू 13 निकल के आएगा। x का वैल्यू आपने 10 दे दिया तो आपको 23 निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू देते जाते हैं, y का वैल्यू मिलता जाता है। x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो अब फंक्शन और रिलेशन में क्या फर्क हो गया कि रिलेशन में तो जब आपने x का वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 दे दिया तो एक वैल्यू तो 7 आ गया, एक वैल्यू तो 7 आ गया। तो रिलेशन में क्या होता है, जब आप x का वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको 7 के अलावा और कोई वैल्यू आ भी सकता है, आपको और कोई वैल्यू भी आ सकता है। तो उसको तो हम खाली रिलेशन कहेंगे। लेकिन फंक्शन में आपने 2 रखा, वहां पर 7 आ गया, तो दैट इज फिनिश। वहां पर बस 2 वैल्यू देने से यहाँ पर 7 आ गया है। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसमें x की जगह पर 2 रखेंगे तो आपको 9 मिलेगा, 10 मिलेगा,
12 मिलेगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कहेंगे कैसे एक ही वैल्यू पर दो कैसे आ सकता है, रिलेशन में कैसे आ सकता है, तो चलो एक रिलेशन लिखेंगे हम यहाँ पर r और एक्स वाई या ए, नो प्रॉब्लम, आप एक्स वाई लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, सच दैट अब रिलेशन क्या है, एक्स इज लेस देन वाई। यहां पर क्या था, ये जो डिफिनीशन हमने यहां पर लिखा था, रिलेशन नाम रखेंगे, अब फंक्शन तो बन गया था एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये था। हमने और एक डिफाइन किया यहां पर x इज लेस देन y। तो अगर आप इसका और ये सेट जो है हम नेचुरल नंबर पर रखेंगे, दोनों जो है नेचुरल नंबर पर, ठीक है। तो अगर आप इसमें वैल्यू देना चाहते हैं तो ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है, ये x है और ये y है। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो y एक ऐसा वैल्यू चुनना है जो 0 से बड़ा हो, क्योंकि आपका x y से छोटा रहना चाहिए, तो आप 2 चुन सकते हैं। 0 2 आ गया यहाँ पर। हमने नेचुरल नंबर की बात करी थी, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, 1 आएगा, ठीक है, 1 वैल्यू दे सकते हैं, हम नेचुरल नंबर पर जो है बात कर रहे हैं। तो अब आपने कहा मैं 1 दे दूंगा, तो क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है y का कि आप उसको लिख सकते हैं 2 के अलावा, तो आप कहेंगे यस, व्हाई नॉट, अगेन 1 इज लेस देन 3। आप कहेंगे मैं 1 दे दूंगा, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ y, हाँ ये बहुत सारे हैं, देयर इनफिनिट नंबर्स ऑफ चॉइसेस, तो आप 10 लिख सकते हैं। आप देखिए 1 2 के साथ भी रिलेट है, इसके तहत 1 3 के साथ भी रिलेटेड है और 1 10 के साथ भी रिलेटेड है, ठीक। तो ये जो है खाली रिलेशन है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। लेकिन यहां पर जो लिखा है दिस इज ए फंक्शन, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, 0 3 2 7 5 13, इस टाइप के रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे 10 23, लेकिन किसी भी जगह आपको ये पहला एलिमेंट 2 बार कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें तो आपको मिल रहा है। तो दिस इज ओनली ए रिलेशन, दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन। अब ऐसे तो बहुत सारे करके आए हैं आप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बहुत ज्यादा सॉल्व किया था 10th क्लास में, वो सब फंक्शन थे एक्चुअल में, ठीक है। आज हम एक नाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस फंक्शन के कुछ टाइप्स निकल के आते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कैटेगरी ऑफ फंक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कुछ कैटेगरीज ऑफ फंक्शन है आपके पास, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका ख्याल रखेंगे। तो फर्स्ट जो है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अब इस फंक्शन को लिखने के लिए आप y इज इक्वल टू एफ एक्स का इस तरह लिखते हैं आप, फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। आप कोई और वेरिएबल भी चुन सकते हैं, अमूमन y और x हम चुनते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पूरा डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे। तो एक ऐसा फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें आप x का कोई भी वैल्यू रखो, y चेंज नहीं होगा, y चेंज नहीं होगा, y वही रहेगा जो c यहां पर जो दिया हुआ है c ही रहेगा, y का वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा अगर कोई फंक्शन आता है तो हम उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो ऐसा कोई एग्जांपल है हमारे पास, तो हाँ, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, तो दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। आप x कुछ भी रखिए, y जो है वो हमेशा रहेगा। अगर आप ग्राफ पर भी देखना चाहते हैं तो ग्राफ पर भी बना सकते हैं, y इज इक्वल टू 5, अगर यहाँ कहीं 5 होगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस लाइन को यहाँ पर y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, तो इस तरह याद रखेंगे आप। f ऑफ 1, x का वैल्यू मैंने 1 दे दिया, f ऑफ 1, तो यहाँ पर तो x है ही नहीं ताकि हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर तो सिर्फ एक कांस्टेंट है,
तो वो कांस्टेंट हमने फिलहाल के लिए 5 चुना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5, तो वो तो 5 आएगा। एफ ऑफ 2 वो भी 5 आएगा। एफ ऑफ 3 वो भी 5 आएगा। एफ ऑफ 4 वो भी 5 आएगा। तो आपका y जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एफ एक्स का वैल्यू जो है वो चेंज होगा। ठीक है, जो यहाँ पर हम x का वैल्यू दे देते हैं, जो वैल्यू हमें परमिटेड है x का वैल्यू देने के लिए, x का वैल्यू जो है उन वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। और जो y का वैल्यू निकल के आता है दैट इज आवर रेंज, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, जहां से हम y का वैल्यू उठा रहे हैं, जिस जगह से हमें y का वैल्यू मिल रहा है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। ये 3 बातें आप याद रखेंगे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन क्या होता है? वो वैल्यू जो हम x को दे सकते हैं। यहां पर मैं लफ्ज से दे सकते हैं पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये इस तरह भी तो हो सकता है। y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, दिस इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है, हाँ है। x के मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए y मिलता जाएगा, लेकिन क्या हम x के सारे वैल्यूज इसमें रख सकते हैं? तो वहां पर सवाल पैदा होता है। तो एक जगह आएगा नहीं, x का वैल्यू 5 नहीं रख सकते हैं। x का वैल्यू अगर आप 5 रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 0 जो है मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, तो इसमें को हम नॉट डिफाइनिड बोलते हैं। तो अब यहाँ पर मैं x का वैल्यू 5 तो नहीं रख सका, तो क्या बाकी वैल्यू रख सकते हैं? हाँ, कुछ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जो है x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर हम खाली नेचुरल नंबर जिसके साथ हम कंफर्टेबल है, तो अगर हम खाली नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो मेरा डोमेन क्या होगा? सारे नेचुरल नंबर होंगे, कुछ भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, लेकिन 5 को छोड़कर 5 नहीं रख सकते हैं, तो इसको हम डोमेन कहते हैं। अब जो वैल्यू वहां से निकल के आता है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो वहां से क्या निकल के आ रहा है? वहां से तो मुझे 1 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो वो तो रियल नंबर निकल के आएंगे। ठीक है, तो वहां से आपको रेंज निकल के आएगा R। ठीक है, तो ये R जो है हमारा कोडोमेन का भी काम करेगा और रेंज का भी काम करेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू हम x को दे सकते हैं, ये बात अब अच्छी तरीके से याद रखेंगे, जो वैल्यू हम x को दे सकते हैं उसको डोमेन कहते हैं। देने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है, जो y का वैल्यू बनता है, उसको रेंज कहते हैं। y का वैल्यू जिस जगह से उठा रहे हैं, जिस सेट से उठा रहे हैं, उसको कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आप याद रखेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी, या y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 1 था, y का वैल्यू 5 हो गया, तो ये 1 5 को रिप्रेजेंट करेगा। x का वैल्यू 2 दे दिया, तो यहाँ पर 2 5 रिप्रेजेंट करेगा, 3 5 रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है, जिस तरह आइडेंटिटी आया था उसी तरह यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। सेकंड जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो वो क्या होगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, यानी x का जो भी वैल्यू आप उठाएंगे तो वही वैल्यू आपको वापस मिलने लगे, तो ऐसे फंक्शन को आप कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ का ख्याल रखिएगा। आइडेंटिटी फंक्शन ये इस तरीके से, तो इसका ग्राफ जो है वो यहाँ से पार होगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखिए ना, इस पॉइंट पर क्या होगा, x1 दिया, y1 आ गया, x2 दे दिया, y2 आ गया, x3 दे दिया, y3 आ गया, x4 दे दिया, y4 आ गया, x5 दिया तो y5 आ गया, x-1 दिया तो -1 मिला, x-2 y-2, x-3 y-3, x-4 y-4। मैं सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, आप रियल पर भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन इस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर x और y दोनों 0 0 होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। दो फंक्शन हो गए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो पढ़ेंगे थर्ड, आपको याद रखने वाले मॉडुलस फंक्शन, बहुत काम में आएगा मॉडुलस फंक्शन। इसको लिखते हैं हम, डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू इस सिंबल में मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x, इसको मॉड ऑफ x बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको और एक नाम भी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन याद रखेंगे, या मॉडुलस फंक्शन। तो ये आता है, डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0। तो मेरा जो डोमेन जो है एक्स का जो वैल्यू जो है वो तो मुझे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी रियल नंबर में से देने हैं, ठीक है। चलो दे दिया। तो कहते हैं जब आप 0 या 0 से बड़ा कोई वैल्यू दे देंगे तो आपको वही वैल्यू वापस मिलेगा, ठीक है। तो 0 या 0 से बड़ा कोई वैल्यू अगर आप उठाना चाहते हैं तो उठाइए, ये x हो गया, ये आपका fx हो गया या y हो गया, ठीक है। तो 0 से बड़ा कोई वैल्यू 2 उठाया तो कहते हैं y भी आपको 2 ही मिलेगा, f ऑफ x y को बोलते हैं। और आपने x से बड़ा कोई वैल्यू उठाया तो वही मिलेगा, तो 2 दिया तो 2 मिलेगा, 3 दिया तो 3 मिलेगा, 4 दिया तो 4। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जब आप x का वैल्यू जो है कोई नेगेटिव वैल्यू दे देंगे, लेस देन 0 को ये वैल्यू दे देंगे, तो कहते हैं वो माइनस टाइम्स x हो जाएगा, माइनस टाइम दैट वैल्यू हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने -5 उठाया, x का वैल्यू -5 उठाया, तो फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन कहता है वो माइनस टाइम्स x का जो वैल्यू दिया था वो हो जाएगा। तो माइनस टाइम्स x का वैल्यू क्या दिया था, -5, अगेन दिट इज इक्वल टू +5, तो आपको +5 मिलेगा। तो कुछ बच्चे याद रखने के लिए ये भी याद रखते हैं, कहते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो ये वो फंक्शन होता है जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो ये सिंपल सा कोई आंसर हो सकता है, अदरवाइज आपको बराबर इस प्रॉपर्टी के साथ इसको बोलना पड़ेगा। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एफ एक्स का वैल्यू x आता है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये माइनस टाइम्स x हो जाता है जब x का वैल्यू लेस देन 0। ये हो गया पूरा डेफिनेशन इसका, ठीक है। अदरवाइज आप शॉर्ट में ये याद रख सकते हैं जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं। तो मॉड ऑफ -6 किसी जगह लिखा होगा, आप उसको +6 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -6 वैल्यू देने पर आपको क्या मिलेगा, +6 वैल्यू मिलेगा। तो ये रहा मॉडुलस फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे आ सकता है वो सोचने वाली बात है और ज़रूरी याद रखने वाली बात है। तो ये ग्राफ बहुत काम में आएगा जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, x डैश y डैश। तो हमने देखा x का वैल्यू जब 0 होगा तो y 0 ही आता है, तो ये हो गया। उसके बाद कहते हैं f(x) इज इक्वल टू x, आपका फंक्शन इस तरह था ना, f(x) इज इक्वल टू x, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप x से बड़ा कोई वैल्यू उठाएं, x से बड़े वैल्यू सारे राइट में मिलेंगे, x से छोटे वैल्यू लेफ्ट में मिलेगा, तो x के राइट में तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है ना आपका, f(x) इज इक्वल टू x, ये तो आइडेंटिटी का ग्राफ क्या था, एक लाइन था पासिंग थ्रू द ओरिजिन 45 का एंगल बनाते हुए, तो ये एक साइड तो बन गया। अब दूसरा भी तो है ना यहाँ पर, माइनस टाइम्स x, x इज लेस देन 0। x का वैल्यू जब हम 0 के लेफ्ट से देना शुरू करेंगे -इन्फिनिटी तक, तो वो तो आंसर हमें हमेशा पॉजिटिव में आता था। तो पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव तो x एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये बन गया ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का, किसका, मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। ये याद रखेंगे आप जरूरी। उसके बाद कुछ फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, वो आपको वैसे भी ही आएगा, कोई भी पॉलिनोमियल होगा दैट इज ए फंक्शन, तो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। रैशनल फंक्शन अगर दो फंक्शन एक ऊपर एक नीचे होगा, पी वाई क्यू की शक्ल में होगा, 2x + 3 डिवाइडेड बाई x² + 5, वो रैशनल हो गया, रैशनल फंक्शन कहेंगे हम इसको, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा वगैरह, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं।
तो हमें इम्पोर्टेंट ही पढ़ने हैं। तो इसमें और एक काम में आता है मॉडुलस फंक्शन के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत अच्छा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ इस तरह लिखते हैं इसको, इस तरह। एक्चुअल में इस फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, थोड़ा हायर क्लास में जाके आप पढ़ेंगे। एक को फ्लोर फंक्शन कहते हैं, एक को सीलिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सिर्फ एक ही डिफिनेशन के साथ आप 11 में याद रखेंगे, क्योंकि हर जगह यही इस्तेमाल होगा, तो चल जाएगा आपका काम। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या काम करता है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक रियल नंबर को उसके नियरेस्ट इंटीजर पर ले जाता है, हर एक रियल नंबर को उसके नियरेस्ट इंटीजर पर ले जाता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो मेरा वेरिएबल है x इंडिपेंडेंट, उसका वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ये x या आपका fx या y, ठीक है। तो कहते हैं आप x का वैल्यू अगर कोई भी रियल नंबर देंगे, कोई भी रियल नंबर, मिसाल के तौर पर 2.1, ये एक रियल नंबर है, तो कहते हैं ये उसको उसके नियरेस्ट इंटीजर पर ले जाता है लेफ्ट वाले साइड में। किसमें? लेफ्ट वाले। अब वहां पर फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन काम में आता है कि एक टाइम में तो ये अपने राइट वाले उस पर ले जाता है, लेकिन वो आपको ज्यादा काम में नहीं आएगा, समझने की उतना जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ये रहेंगे लेफ्ट वाले इंटीजर पर ले जाता है। तो 2.1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2 है, तो आपका fx मिल गया 2। 2.5 ये एक रियल नंबर है, 2.5 इज ए रियल नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह अगर लिखा होगा 2.5, तो ये क्या काम करेगा, ये आपके इस नंबर को नियरेस्ट इंटीजर पर ले जाएगा, लेफ्ट वाले। तो 2.5 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 2। 2.9 इसके लेफ्ट में है 2, तो ये इस तरह काम करेगा। अब उसके बाद आप पहुंचते हैं 3 पर। तो जब इंटीग्रल वैल्यू होगा तो ये वही इंटीजर ही रहता है, ठीक है। उसके बाद अगेन वही सेम प्रोसेस, 3.1 ये 3 पर ले जाएगा, 3.2 को 3 पर ले जाएगा, 3.56 को 3 पर ले जाएगा, 3.7 को ये 3 पर ले जाएगा, लेकिन जब 4 पर पहुंचेगा तो इसका वैल्यू 4 आएगा। तो इंटीजर पर ये इंटीजर ही देता है, लेकिन बाकी इंटीजर के अलावा जितने भी नंबर थे रियल नंबर, उन सबको ये क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर पर ले जाता है, टू द लेफ्ट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। इसका ग्राफ ये रहा, ये आपके x के वैल्यूज। तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.45, यहाँ 1 पर पहुंचेगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 वगैरह, 2 पर पहुंचेगा, 2.1, 2.2, 2.3 पर पहुंचेगा, उसके बाद सो ऑन ये यहाँ पर 4 पर एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ से माइनस वाले वैल्यू भी यहाँ कहीं -1 होगा, यहाँ उसके बाद चलता जाएगा -2, -3 वगैरह, ठीक है, ये इस तरह से। तो अगर x का वैल्यू 0.1 उठाएंगे, y कितना आएगा? 0 यहीं पर रह गया, 0.2 0, 0.3 0, 0.4 0, 0.5 0, 0.9 0, 0.990, ये यहाँ तक। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल यही लाइन बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप 1 वैल्यू देंगे तो इसका y का वैल्यू जो तो वो तो 1 आता है, यहां पर पहुंचेगा। 1.1 का वैल्यू 1, 1.2 का 1, यही चलता जाएगा इसी तरह, कहां तक? 2 तक। लेकिन 2 पर पहुंचेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, फिर ये चलता जाएगा यहां तक। 3 पर पहुंचेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा, तो ये चलता जाएगा। 4 का वैल्यू देने पर ये 4 आएगा और ये चलता जाएगा इस तरह, ठीक है। सिमिलरली यहां पर से नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरह, इस तरह, इस तरह यहां से। तो कुछ सीढ़ी नुमा बन गया, ये सीढ़ी जैसा बन गया, यहां से इस तरह कूदते 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 यहां पहुंचेगा, सीढ़ी जैसा बन गया, सीढ़ी। इसीलिए इस फंक्शन का नाम स्टेप फंक्शन भी है, इसको आप
स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये वो फंक्शन है जो हर एक रियल नंबर को उसके नियरेस्ट इंटीजर पर ले जाता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अपलोड होना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं यहीं पर ही रुकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और अगर कुछ और बातें रह जाती है तो आपको वो समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है।